अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ में हम हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो समझाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होते हैं और उनमें राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तिजारत, गुड्स, कि हम गुड्स की जो फरोख्त है वो कैसे करते हैं, उनमें हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनके क्या असूल व ज़वाबित हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट वो मुआहदा होता है, वो एग्रीमेंट होता है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। हर एग्रीमेंट होता है हमारा, हम किसी के साथ हमारी बातचीत होती है तो उसकी सूरत में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट के जो लवाजमात हैं यही बुनियादी चीज है, इन्हीं की खिलाफ वर्जी से कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल हो जाता है। यही हमारी बेस है जिसकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ मुआहदात को देखते हैं कि वो लीगल हैं, ये लीगल नहीं है। तो इनमें जो सबसे पहली चीज है वो इजाब है, प्रपोजल है कि एक शख्स इजाब करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, कॉन्सिडरेशन है, जरे बदल जो दो तरफा होता है, दोनों पार्टियों का जरे बदल होता है। फिर लीगल पर्पस होता है कि कानूनी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, बार्ड बाय लॉ ना हो। फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए कि दोनों पार्टियों की जो कॉन्सेंट है वो फ्री होनी चाहिए। लीगल कैपेसिटी, कानूनी अहलियत होनी चाहिए। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के ये बुनियादी लवाजमात हैं। इन लवाजमात के बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और द सेल्स एंड गुड्स एक्ट है, ये हमारे जो तिजारती मामलात हैं उनको रेगुलराइज करने के लिए किया गया कि उनको एक कानून के दायरे में लाया जाए। ये जो लेजिस्लेशन की गई है, इस लेजिस्लेशन का मतलब है कि कोई नाजायज कंसिडरेशन ना कर सके, कोई किसी का हक ना मार सके। पहले तो रिसोर्सेज लोगों को इस तरह मिलते थे, जंगें होती थी, किसी मुल्क पर कब्जा हो गया, रिसोर्सेज मिल गए, जमीनों पर कब्जा हो गया। आजकल जो गिव एंड टेक होता है वो कंसिडरेशन के जरिए ही होता है। क्या आप पैसे देते हैं, उसके बदले जमीन लेते हैं। तो आपका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम चेंज होता है वो इस सूरत में होता है कि आपने उसकी कीमत अदा की, सेल डीड हुई और उसके बाद आपने वो जगह ले ली। ये मुख्तलिफ किस्म के डील होती है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इजाब क्या है, कब ये जायज होता है, इजाब की तफसील बारे कानून पर बहस करें। रद्द इजाब और रद्द कबूलियत कब और कैसे होता है। कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के लवाजमात में पढ़ा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि जिसमें प्रपोजल हो, इजाब हो और एक्सेप्टेंस हो। तो अब हम यहां देखेंगे कि किन सूरतों में रद्द इजाब और रद्द कबूलियत की जा सकती है। इजाब और कबूलियत मुआहदे के अहम जुज हैं। मौजू को ज़ेरे बहस लाने से कबल है कि इजाब और कबूल या कबूलियत के बारे में देखा जाए। कोई शख्स या फरीक किसी दूसरे शख्स या फरीक पर किसी काम के करने या ना करने के बारे में अपनी रजामंदी
फरीके सानी की मंजूरी हासिल करने के लिए करे तो ये इजाब है। वहां मिलकर कारोबार करने की दावत, ऑफर देने को हम क्या कहते हैं? इजाब। शादी का पैगाम वगैरह इजाब है कि जो हम ऑफर देते हैं वो इजाब होती है। गोया कोई काम करना या ना करना एक फरीक की मर्जी है कि वो मानता है या नहीं मानता, मगर इस बारे में दूसरे की मर्जी या रजामंदी हासिल करने की नियत हो तो ये इजाब है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोसेस है वो सबसे पहले इजाब से शुरू होता है, ऑफर से शुरू होता है। शादी की ऑफर करेगा या कारोबार की ऑफर करेगा तो वो सबसे पहले ऑफर करता है। अगर एक शख्स इजाब करे और दूसरा शख्स उसे तस्लीम करे, मान ले या अपनी रजामंदी का इजहार करे तो ये कबूलियत है, तो ये एक्सेप्टेंस है। जब अलिफ ने बे से शादी करने का इजाब किया और बे ने तस्लीम कर लिया तो ये कबूलियत है। इसी तरह एक किताब के बारे में अलिफ बे से ये कहता है कि वो ये किताब खरीदने को तैयार है, बेरजामंदी का इजहार करता है, तो फिर ऐसी रजामंदी का इजहार करना रजामंदी कबूलियत है। तो हमने सबसे पहले देखा कि ऑफर क्या है, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आगाज ऑफर से होता है, चाहे वो कबूल हो या ना हो, कि वो ऑफर देता है कि मैं ये बुक खरीदना चाहता हूं, और फिर जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो रजामंदी हो जाती है कि हाँ कि ये चीज मैं आपको देना चाहता हूं। अब सवाल हमारा ये है कि एक्सेप्टेंस और प्रपोजल दोनों किस वक्त रिवोक की जा सकती हैं? कि आपने ऑफर दी, आप उसे रिवोक करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो किस सूरत में ले सकते हैं? कबूलियत आपने दी, एक्सेप्टेंस दी, तो वो किस सूरत में वापस लेना चाहते हैं? तो कानून बुनियादी तौर पर चीजों को आसान बनाते हैं कि ताकि तिजारत रेगुलेट हो सके, ईमानदारी से काम हो सके और किसी के हकूक इन्फ्रेंच ना हो। अब हम असल मौजू की तरफ पलटते हैं। हमने मदरजा ज़ैल सवालात का जवाब तलाश करना है। क्या इजाब और कबूलियत को रद्द किया जा सकता है? इसमें हम देखते हैं कि अलिफ बे को एक खत के जरिए ये पेशकश इजाब करता है, ऑफर करता है कि वो अपना मकान 50,000 रुपए में उसे फरोख्त करना चाहता है। अलिफ को यह हक है कि वो अपने इजाब का इस्तदराज करे, वो करे, लेकिन कानून माहिदा के तहत वो ऐसे इजाब को बे की तरफ से कबूलियत से कबल वापस ले सकता है। देखिए मुआहिदा क्या है? दो लोगों के दरमियान राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। जब मुआहिदा हो जाता है तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं दोनों पार्टियों के। एक पार्टी के राइट्स दूसरी पार्टी के ऑब्लिगेशन होते हैं, दूसरी पार्टी के राइट्स दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है। तो जब वो हो जाए, राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर उन जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ता है। अब हम देखते ये हैं कि अलिफ को यह हक हासिल है कि वो अपने इजाब का इस्तदराज करे, लेकिन कानून माहिदा के तहत वो ऐसे इजाब को बे की तरफ से कबूलियत से कबल वापस ले सकता है। मतलब यह है कि उसने एक ऑफर की है, दूसरे ने अभी कबूल नहीं की, एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो उससे पहले वो वापस ले सकते हैं। बे ने अगर खत के जवाब में कबूलियत का इजहार कर दिया और उसकी इत्तला अलिफ को मिल गई, तो फिर इजाब का इस्तदराज नहीं हो सकता। मतलब उसने एक खत लिखा कि मैं आपका मकान 1 करोड़ में या जिस भी कॉन्सिडरेशन में लेना चाहता हूं। बे को वो खत मिल गया, बे ने कबूलियत का इजहार कर दिया और उसकी इत्तला अलिफ को मिल गई, जवाबी खत भी मिल गया, तो इजाब का इस्तदराज नहीं हो सकता, रिवोक नहीं हो सकता। वो इजाब जो आपने ऑफर दिया वो आप वापस नहीं ले सकते।
देखिए रेगुलेट किया गया चीजों को, ताकि छोटी छोटी सी बातों पर चीजों को रिवोक ना किया जा सके, खत्म ना किया जा सके, फिर तो कारोबार एक मजाक बन जाएगा। तो उसको कानून तहफ्फुज़ देता है। कानून तहफ्फुज़ देने का मतलब क्या होता है कि वो शख्स हमारे जुडिशियल सिस्टम से इंसाफ ले सकता है, वो दावा दायर कर सकता है और अपना राइट ले सकता है। गोया ऐसा होने से मुआहदाती ताल्लुक पैदा हो चुका होता है और कबूलियत का अमल मुकम्मल हो चुका होता है कि जब कबूलियत मुकम्मल हो गई तो फिर शराइत की खिलाफ वर्जी पर बात होगी। ऑफर और एक्सेप्टेंस वाला मामला खत्म हो गया, चाहे वो मानवी शराइत हो, चाहे वो मुआहदे की शराइत हो। बे ने अलिफ को बजरिया खत कबूलियत का इजहार करते हुए उसका मकान 50,000 रुपए में खरीदने का अहद कर लिया। यहां कबूल कुनिंदा यानी बे को हक हासिल है कि वो अपनी कबूलियत को वापस ले ले, यानी इसका इस्तदराक करे। एक तरफ हमने ऑफर की रिवोकेशन को देखा है कि ऑफर कबूलियत से पहले रिवोक की जा सकती है। आप अपनी ऑफर कबूलियत से पहले रिवोक कर सकते हैं। तिजारत में बड़े मसाइल होते हैं कि एक शख्स ने एक ऑफर दी, चीजों की कीमतों में ऊपर नीचे हुई, तो वो अपनी बात से जो है ना फिर जाए तो उससे तो मामला खराब होंगे ना, चीजें रेगुलेट तो नहीं होंगी। अब हम देखेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है वो किन हालात में रिवोक की जा सकती है। जो एक्सेप्टेंस है वो कबूलियत, जो प्रपोजल देने वाला, ऑफर देने वाला है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उससे पहले जो है वो रिवोक हो सकती है। यहां कबूल कनिंदा यानी बे को हक हासिल है कि वो अपनी कबूलियत को वापस ले ले, यानी उसका इस्तदराक करे, लेकिन वो ऐसा अलिफ को कबूलियत का खत मिलने के लम्हे पर या उससे कबल कर सकता, उसके बाद नहीं कर सकता। कि उसकी जो खत है वो जो उसको मिल गया उसकी कबूलियत का, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिम्मेदारियां क्रिएट हो गई, वो फिर उसको खत्म नहीं कर सकता। मदरजा वाला मिसाल को सामने रखें तो यह हकीकत वाज़ेह होती है कि इस्तदराद इजाब बे को खत मिलने के लम्हे पर या उससे कबल हो सकता है। खत मिलने के लम्हे पर, कि अभी उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी देख रहा है उसको, उस वक्त पर जो वो उसकी कबूलियत है उसका इस्तदराद हो सकता है। इस तरह अलिफ को कबूलियत का खत मिलने के लम्हे या उससे कबल कबूलियत को वापस लिया जा सकता है, यानी उसका इस्तदराद किया जा सकता है। उसके बाद इस्तदराद नहीं हो सकता, क्योंकि तजवीज या इजाब मुकम्मल हो जाता है, वो फरीके सानी के इल्म में आ जाता है, कबूलियत मुकम्मल हो जाती है, कबूलियत मुकम्मल हो जाती है। कानून का मकसद यही होता है, कानून का मतलब यही होता है कि दोनों पार्टियों के हकूक का तहफ्फुज़ किया जाए और चीजों को रेगुलेट किया जाए, लोगों के राइट्स डिफाइन किए जाएं। मजीद वो अदालती फैसलों में उस कानून के मुताबिक मजीद उनके राइट्स जो हैं वो अदालतें डिफाइन कर देती हैं। इजाब कुनिंदा अगर कबूलियत से कबल इस्तदराक की तस्रीर फरीके सैनी को कर दे, इजाब कुनिंदा अगर कबूलियत से कबल इस्तदराक की तरसील फरीके सानी को कर दे तो वो खत्म हो जाता है। इसी तरह फातिरुल अकल हो जाने से भी इस्तदराक इजाब मुमकिन नहीं। एक शख्स ने ऑफर किया, अगर वो मेंटल हो गया, पागल हो गया, तो भी वो ऑफर खत्म हो जाती है। इजाब कुनिंदा के इंतकाल कर जाने से, कि अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो इस्तदराक अमल में आ जाता है। तो हमने ये पहला क्वेश्चन देखा कि
ऑफर दी जा सकती है और ऑफर को रिवोक भी किया जा सकता है, और वो किन शराइत पर रिवोक किया जा सकता है, और एक्सेप्टेंस को भी रिवोक किया जा सकता है, लेकिन किन शराइत पे, कि वो जब तक कि वो एक मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर ले, ऑफर दी और उसने एक्सेप्ट कर ली तो वो मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर लिया। जब तक उसने मुआहदे की शक्ल इख्तियार नहीं किया कि हमने ऑफर दी, उसने भी एक्सेप्ट नहीं की है, तो हम रिवोक कर सकते हैं। अगर हमने एक्सेप्टेंस दी और उसने उसको कबूल नहीं किया है, तो उससे पहले हम उसको रिवोक कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल क्वेश्चन है, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। दूसरे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि कोई भी मुआहदा है, अगर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से किया जाएगा तो वो भी कानून की नजर में जायज नहीं। What is undue influence? Define and illustrate with examples. Undue influence, ये मुआहदे के लवाजमात में से एक लवाजमा है। फ्री कंसेंट और अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ही बात है कि मुआहदा करते वक्त अगर कोई गन पॉइंट पर रखकर आपसे मुआहदा करवाता है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो मुआहदा जायज नहीं है। नाजायज दबाव के जरिए से मामले का होना उस वक्त कहा जाएगा जब फरीकैन में बवक्ते मुआहदा ताल्लुकात ऐसे हों कि एक फरीक की राय पर गालिब आने की हैसियत रखता हो और दूसरे फरीक से नामुनासिब फायदा हासिल करने के लिए उस हैसियत को इस्तेमाल में लाए। कि एक शख्स डोमिनेंट हैसियत रखता हो और एक शख्स रिसेसिव हैसियत रखता हो, तो वो अपनी डोमिनेंट हैसियत का फायदा उठाकर रिसेसिव शख्स से उसके मफाद के खिलाफ मुआहदा करा ले, तो उसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे कि जब एक फरीक दूसरे पर इख्तियार रखता हो और दूसरा उसका मुतमद खास हो, जिस तरह के आका और मुलाजिम के दरमियान ताल्लुक, जबकि मुआहदा ऐसे शख्स के हो जिसकी अकल में आरजी या दायमी ज़ौफ़ आ गया हो। देखें, इंसाफ करना क्या है? इंसाफ करना यह है कि अगर हम कानून के मुताबिक चलें और उसके बावजूद भी राइट डिटरमिन ना हो, लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, तो वो इंसाफ नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी यही है कि अगर कोई शख्स आकर, हमारे यहां जागीरदाराना समाज में होता है कि कत्ल कोई करता है, आकर कबूल कोई कर लेता है, तो उसकी कबूलियत को भी कबूल नहीं किया जाता जब तक कि वाकई की जो शहादत है, कि जिस वक्त वो वाकया होता है तो पुलिस वहां जाकर नक्शा बनाती है, उसको देखती है, तो वो जो शहादतें पुलिस इकट्ठी करती है, उन शहादतों से उसका जो कन्फेशन है वो कोरबोरेट करे, तो वो फिर सही है, डिटर्मिनेशन होती है। जब कोई शख्स दूसरे शख्स की राय पर गालिब आने की हैसियत रखता हो, जिस तरह के उस्ताद शागिर्द की हैसियत होती है, अलिफ ज़ईफ और बीमार है, बे उसका मौलिज है और अलिफ से एक इकरारनामा तहरीर करा लेता है जिसमें अलिफ की तरफ से बे को खिदमात के सिले में एक गैर वाजिबुल रकम अदा करने का अहद है। मामला अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत है कि एक डॉक्टर है, वो उसका इलाज कर रहा है, वो मजबूर है, वो रिसेसिव पोजीशन में है, डोमिनेंट पोजीशन में है, वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठाकर उससे मुआहदा करा लेता है। मतलब ऐसी कंसीडरेशन तय कर लेता है कि जो गैर हकीकी है,
जिसको शऊर और अकल नहीं मानती। अलिफ अपने गांव का साहूकार है। एक वक्त में ये साहूकार होते थे। अंग्रेज के दौर में ये लोन दिया करते थे। हर शहर में हर जगह इनकी हिंदुओं की शॉप्स होती थी। ये लोगों को कर्ज दिया करते थे और अक्सर लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसी कारोबार के लिए नहीं, शादी ब्याह बच्चों की नॉन प्रोडक्टिव लोन दिया करते थे और एक वक्त में उनकी मकान की कुर्की करा लिया करते थे। अलिफ अपने गांव का साहूकार है, बे उसका मकरूज है। बे अब नया कर्जा अलिफ से ऐसी शराइत पर हासिल करता है जो गैर माकूल है और उस सूरत में अलिफ की तरफ से अनड्यू इन्फ्लुएंस मौजूद है कि उसने कर्ज देना है, तो वो मजीद उसको कर्ज इतनी सख्त शराइत पर, जो एक मार्केट रेट है उससे हटकर शराइत पर देता है, तो वो भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ उस सूरत में होती है जब फरीकैन के ताल्लुक इस नौयत के हों कि एक दूसरे की राय पर गालिब आने का इख्तियार रखता हो और उसने अपने इस इख्तियार और हैसियत को नाजायज मफाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। मदरजा ज़र ताल्लुकात इस नौयत के होते हैं जहां एक फरीक की जानिब से अनड्यू इन्फ्लुएंस का इम्कान होता है, जैसे कि मुर्शिद व मुरीद, जमींदार व मुजारा, क्यों मुजारा उसके रहमो करम पर है, अफसर और मातहत, अफसर अपने इख्तियारात के तहत। देखें, जमींदार और मुजारा उसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है टेनेंसी एक्ट के तहत कि वो जो मेहनत करेगा उसके भी वो इतना हिस्सा देगा, खुद इतना रखेगा। उसके अलावा अगर वो उस शख्स को ब्लैकमेलिंग करता है, ये बेसिकली ब्लैकमेलिंग से ताल्लुक है, वो ब्लैकमेल करता है, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में आएगा। अफसर और मातहत, अफसर को मातहत को निकालने का हक है अगर वो उसे ब्लैकमेल करता है। बाप और बेटा, उस्ताद व शागिर्द, कर्जदार व कर्ज खा, मौलिक और मरीज, वकील और मौक्कल। देखिए, वकील जो हैं, वकालत की जो हमारी एथिक्स हैं, इसमें ये चीज सिखाई जाती है कि आपने अपने मौक्कल से नाजायज फायदा नहीं उठाना, अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज नहीं करना। उनके दरमियान भी जो कॉन्सिडरेशन रहता है, केस के हवाले से वो फीस लेता है, उसको सर्विसेज देता है। तो अगर उसका, क्योंकि लाइफ एंड प्रॉपर्टी के हवाले से केसेस होते हैं, तो एक इन्फ्लुएंस होता है। अगर वो इस इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल करता है तो वो मायदा जायज नहीं है। इन तमाम ताल्लुकात में वाज़ेह है कि एक दूसरे की हैसियत और राय पर गालिब आने की पोजीशन में हैं। एक अनपढ़ देहाती शख्स को गैर मुनासिब शरह सूद कर्ज देना, कि एक अनपढ़ देहाती शख्स है, उसे पता ही नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, आम इंटरेस्ट क्या होता है, उसको आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर उससे अंगूठे लगवा लें। गरीब बेवा को गैर मुनासिब शरह पर सूद पर कर्ज देना, गरीब बेवा है, मजबूर है कि उसकी मजबूरी से आप नाजायज फायदा उठाएं। इन मामलात में अनड्यू इन्फ्लुएंस का उनसर पाया जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के सिलसिले में यह वजाहत जरूरी है, ये इसकी वजाहत है। अगर दो फरीकैन बराबर हैसियत और इख्तियार के मालिक हों तो दाब नाजायज तसव्वुर ना होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस तसव्वुर ना होगा। कि अगर दो लोग बराबर हैसियत रखते हैं, उनके दरमियान कोई मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं समझा जाएगा। बराबर हैसियत या इख्तियार में एक दूसरे शख्स की राय पर गालिब आने की ताकत नहीं रखता, लिहाजा अनड्यू इन्फ्लुएंस का तसव्वुर मुमकिन ना है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन दी गई है। जब एक औरत पर्दा नशीन हो तो दाब नाजायज का असूल मद्देनजर रखा जाता है। आजकल तो
इतना नहीं होता। जब पाकिस्तान बना था उस वक्त में जो पर्दा नशीन औरतें होती थी वो सामने नहीं आती थी, तो लोग बड़े फ्रॉड करते थे, कोई और पर्दा नशीन औरत पेश कर दी और उसकी जायदाद अपने नाम करा ली। बड़े मसाइल होते थे पर्दा नशीन औरतों। हर किस्म के मुआहदात में जबकि एक फरीक औरत हो तो अदालत को इत्मीनान करना पड़ता है कि आया फला औरत ये जानती थी कि वो क्या कर रही है, उसे तमाम हकायक का इल्म था, जिस तहरीर पर उसने दस्तखत किए या मुद्दा सब्त किया क्या वो उसके नताइज जानती थी, क्या उसे वो तहरीर पढ़कर अच्छी तरह समझा और सुना दी गई थी। ये सब इसलिए होता है कि औरत के फरीक होने की सूरत में अनड्यू इन्फ्लुएंस का बहुत इम्कान होता है। मेल डोमिनेंसी, मेल अपनी डोमिनेंसी का नाजायज फायदा ना उठाए। सिविलाइज्ड नेशन वो होती है जहां कमजोर लोगों के हकूक का तहफ्फुज रखा जाए, कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो कमजोरों का इस्तेहसाल ना कर सके। अब इस कानून में क्या है कि ताकतवर को कमजोर के इस्तेहसाल से रोका जा रहा है। मैं कहता हूं कानून जो है वो कमजोर का सहारा होता है। ताकतवर तो कानून तोड़कर तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। अदालत उज़्मा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट LNR 1990 सुप्रीम कोर्ट 207 करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई फैसला आ जाता है तो निचली अदालतें को बाइंडिंग फोर्स की हैसियत रखता होता है निचली अदालतों पर, कि उन्होंने उसके मुताबिक फैसले देने। वो भी एक कानून का दर्जा इख्तियार कर चुका होता है। पर्दा नशीन औरत की तरफ से मुश्तरका खाते में से करीबी रिश्तेदारों के हक में अपने हक से दस्तबरदारी बिला मुआवजा अमूमन गलत होती है और कालादम कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी मुआहदा विदाउट कंसिडरेशन होता है, एक शख्स अपने हक से दस्तबरदार होता है तो कानून उसको शक की नजर से देखता है। और खासकर जो पर्दा नशीन औरत है जो मुश्तरका खाते में अपने हक से दस्तबरदार हो, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बिला मुआवजा अमूमन गलत होती है और काला दम। एक दीगर मुकदमे में अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने PLJ 1990 सुप्रीम कोर्ट 139 करार दिया है कि औरत की तरफ से यह मुआहदा कि वो इस बात की वजह से अपना हक तर्क कर रही है कि वो अपनी परवरिश, तालीम और शादी वगैरह के खर्चात और जहेज की सूरत में अपना हक वसूल कर चुकी है, मदारीपन है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। हिंदू रस्म रिवाज में जहेज और ये सारी चीजें वो समझते हैं कि हमने दे दी हैं, हमने हक अदा कर दिया है। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं कि अगर माँ बाप ने उसकी परवरिश की है, तालीम दी है या शादी वगैरह के खर्चात किए हैं तो उससे ये मुआहदा लिखवा लिया जाए कि इस सूरत में आप वो अपनी जायदाद से जो है वो कंसिडरेशन उसकी बना लिया जाए, ये गलत है। हमारे यहां बाज़ जगह कुरान से शादी कर दी जाती है, ये भी गलत है। किसी के राइट इस तरह इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। मैंने पहले बात की है कि कानून ज्यादातर कमजोरों को तहफ्फुज़ देता है कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है ना कि हमने आपकी परवरिश की, आपकी शादी की, आपको तालीम दिलाई, आपको जहेज दिया तो आप अपना हक वसूल कर चुकी हैं। अब हम आगे देखते हैं लीगल पोजीशन। कानून की नजर में अनड्यू इन्फ्लुएंस या तसल्लुत बेजा के तहत होने वाले मुआहदात, मामलात या मुआहदात कालादम नहीं है, बल्कि एक फरीक जो दरअसल फरीक के मुतासिर फरीक है की मर्जी से फस्ख हो सकते हैं। दफा 19 कानून मुआहदा के तहत अगर किसी फरीक की रजामंदी
अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए हासिल की जाए तो वो इस किस्म के इकरारात या मुआहदात को फस्ख कर सकता है और नुकसान की सूरत में अदालती चाराजोई कर सकता है। अगर इस किस्म का मुआहदा कराया जाए अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए तो वो इकरारात या मुआहदात को फस्ख कर सकता है। इसकी मिसाल, अलिफ जो एक साहूकार है, बे उसका मकबूज पहले से है, अलिफ बे को मजीद 1000 रुपए कर्ज देता है और 2000 रुपए का तमस्सुक बशरा 10% माहाना के हिसाब से लिखवा लेता है। ये दाव नाजायज है, बे इस किस्म के मुआहदे को फस्ख करा सकता है। यह आपका कानूनी हक है, आपका राइट है कि अगर इस किस्म का मुआहदा कराता है तो आप अदालत में जाकर उस मुआहदे को खत्म करा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्टिंग के जो मुआहदे होते हैं वो नस्ल दर नस्ल कर्ज नहीं उतरता। जैद डॉक्टर है और बकर एक मरीज है जो उसके पास जेर इलाज है। जैद बकर का मकान बहुत मामूली कीमत पर खरीदने का इकरारनामा लिखवा लेता है। बकर के खिलाफ तसल्लुत बेजा और मामला या इकरार फस्ख कर सकता है कि वो उसका इलाज कर रहा है, तो उसकी फीस ले रहा है, कंसीडरेशन है, तो उसके अलावा किसी किस्म का बेनिफिट ले तो जो मार्केट रेट है ये जो असूल है उसके मुताबिक ले। ये तो ब्लैकमेलिंग होगी एक तरह की। अब हम आगे देखते हैं बारे सबूत। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा है। तसल्लुत बेजा के तहत, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत मुआहदा अगर मामला अदालत में जाता तो बारे सबूत उस फरीक पे होता है जो गालिब आने की हैसियत रखता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। बशीर और ताहिर में मालिक और नौकर का ताल्लुक है। बशीर तसल्लुत उसके खिलाफ अदालती चाराजोई करता है। अब बशीर का काम है कि वो साबित करे कि इस मामले में उसने ताहिर पर तसल्लुत बेजा नहीं डाली। इसमें बारे सबूत दो फरीक हैं, एक मगलूब है, एक डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट शख्स साबित करेगा कि मैं जो हूं डोमिनेंट नहीं हूं। उस मगलूब शख्स को यह साबित नहीं करना, यह बहुत बड़ा राइट दिया गया कि उस मगलूब शख्स ने यह साबित नहीं करना कि मैं मगलूब हूं। उस डोमिनेंट शख्स ने यह साबित करना है कि मैं डोमिनेंट नहीं हूं। इस किस्म के मामलात में अदालत भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मुनासिब शराइत और क़यूद के साथ इन मामलात को मनसूख कर सकती है। तो हमने अपना दूसरा क्वेश्चन देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इनवाइटिंग फॉर प्रपोजल एंड प्रपोजल। दावत इजाब को आप इजाब से कैसे मुख्तलिफ साबित करेंगे? हाउ विल यू डिफर द टर्म इनवाइटिंग फॉर प्रपोजल फ्रॉम प्रपोजल? एक बड़ा अहम टॉपिक है समझने के लिए, तिजारत को समझने के लिए। कानून मुआहदा में इजाब की तारीफ में यह कहा गया है कि एक शख्स या फरीक किसी काम के करने या ना करने के बारे में दूसरे फरीक या शख्स से उसकी रजामंदी मालूम करने के लिए उसके सामने नियत का इजहार करे तो ये इजाब होगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि इजाब और दावत इजाब में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क, जमीन आसमान का फर्क। एक फरीक सानी या शख्स सानी उसके कबूल करने या करने में आजाद है। दावत इजाब में और इजाब में मामूली मगर अहम फर्क मौजूद है। बसा औकात एक चीज को इजाब समझा जाता है, हकीकतन वो इजाब नहीं होता।
जब अदालतें डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करती हैं तो वहां बहस होती है, तो वो कहते हैं जी ये चीज तो इजाब है, हालांकि वो होती दावत इजाब है। जब वो चीज दावत इजाब होगी तो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। बल्कि दूसरे फरीक को इजाब करने की दावत दी जाती है ताकि उसे कबूल किया जाए। यानी यहां इजाब की दावत ऐसे फरीक के शख्स की तरफ से होती है जो बाद अज़ां कबूल कुनिंदा कहलाता है। इसकी मिसाल हम देखते हैं। अलिफ बे को बजरिया खत ये पेशकश करता है कि वो इससे शादी करना चाहता है, बे से कबूल कर लेती है। यहां अलिफ की तरफ से नियत का इजहार, ऑफर इजाब था, जबकि बे की तरफ से रजामंदी का इजहार कबूलियत था। सिंपल इजाब और कबूलियत ये है। अलिफ बाजार में आवाज लगाता है कि वो किताब 10-10 रुपए में फरोख्त करना चाहता है। अलिफ बाजार में आवाज लगाता है वो किताब को 10-10 रुपए में फरोख्त करना चाहता है। तो ये क्या इजाब है या दावत इजाब? अब यहां ऐसा नजर आता है कि अलिफ इजाब कर रहा है, धोखा हम खा जाते हैं कि वो बाजार में कह रहा है। अक्सर कचहरियों में आपने देखा होगा बुक्स फरोख्त करते हुए लोग करते हैं, तो ऐसा नजर आ रहा है कि अलिफ इजाब कर रहा है, ऑफर कर रहा है, हालांकि इजाब नहीं है बल्कि दूसरे लोगों को दावत दे रहा है कि वो ये किताब खरीदने के लिए उससे इजाब करे। असल में वो इजाब नहीं कर रहा, ऑफर नहीं कर रहा। दुकान में किसी ने कोई चीज रखी हुई है तो वो ऑफर नहीं कर रहा, वो बुनियादी तौर पे दावत इजाब दे रहा है कि मुझे ऑफर करो। वो पार्टी एक्सेप्टेंस वाली है। बाजार लग रहा होता है कि वो इजाब कर रहा है, ऑफर कर रहा है। नो, वो दावत इजाब कर रहा है कि आप मुझे इस चीज की खरीदने के हवाले से ऑफर करें। अब अगर बे उसे कहता है कि ये किताब 10 रुपए में खरीदने को तैयार है तो फिर ये इजाब होगा, यानी दावत इजाब देने वाला कबूल कुनिंदा बन जाएगा। कि जो दावत इजाब देने वाला है वो बेसिकली एक्सेप्टेंस करने वाला है। एक दुकान में बैठे हैं, आपने चीजें रखी हुई हैं, आप दावत इजाब दे रहे हैं। इनवाइटिंग फॉर प्रपोजल, क्या आप मुझे प्रपोजल दें? जब आप दुकान में जाते हैं आप उसको प्रपोजल देते हैं तो वो एक्सेप्टेंस देता है, हाँ मैं ये 100 रुपए की चीजें मैं इसी में देता हूं, और फिर वो डील कंप्लीट होती है। अब अगर वो पेशकश को कबूल करता है तो फिर ये कबूल करता है तो फिर कबूलियत होगी। इस तरह एक शख्स अगर दुकान में जाता है और एक किताब को उठाकर देखने के बाद दुकानदार से कहता है कि वो ये किताब खरीदना चाहता है, तो अब ये इजाब है, दावत इजाब नहीं। हम जाते हैं एक दुकान में और हम किताब देखते हैं और हम कहते हैं कि ये मैं किताब खरीदना चाहता हूं, तो ये इजाब है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ राइट के लिए बड़ा अहम है। जब तक पार्टियों का स्टेटस डिक्लेयर नहीं होगा तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कैसे क्लियर होंगे? कोई भी शख्स अपनी मर्जी और रजामंदी में आजाद है, लेकिन वो किसी दूसरे शख्स को अपनी मर्जी या रजामंदी जबरदस्ती हासिल करने पर मजबूर नहीं कर सकता। इजाब की कबूलियत हमेशा गैर मशरूत होती है और किसी किस्म की शर्त शामिल नहीं होती। दावत इजाब दरअसल कबूल कुनिंदा की तरफ से होती है। कबूल कुनिंदा जो एक्सेप्टेंस वाला शख्स है, पार्टी है, यानी जो शख्स दावत इजाब दे रहा है वही बाद अज़ां कबूल कुनिंदा ठहराएगा अगर वो कबूल करे। अगर वो कबूल नहीं करेगा तो वो कबूल कुनिंदा
नहीं ठहराएगी। इजाब और दावत इजाब को जुदा रखने के लिए हालात और वाक़यात का जायजा लिया जाता है और फ्रीकैन की कानूनी हैसियत इस अमल का तयन करती है कि क्या वो इजाब कर रहा है या दावत इजाब दे रहा है। फ्रीकैन की लीगल पोजीशन वाज़ेह होती है कि ये इजाब को निंदा है या सिर्फ इजाब कर रहा है। देखना ये होता है कि इख्तियार किसके पास है और कौन किस हैसियत में है। अलिफ ने बे से 50,000 रुपए कर्ज लिया, तारीख अदायगी गुजर गई, बे ने अलिफ के खिलाफ वसूली के लिए दावा दायर कर दिया। अलिफ ने इस नियत का इजहार बे से किया कि वो 2 अक़साम में रकम अदा कर सकता है। बे मान जाता है और अलिफ रकम अदा कर देता है कि यहां उसने इजाब ऑफर दी और उसने एक्सेप्ट की। तो इस क्वेश्चन में यह है कि इनवाइटिंग फॉर प्रपोजल कि जो भी शख्स दुकान में बैठा है कोई चीज बेच रहा है तो वो जो दावत इजाब दे रहा है वो इजाब नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी, इजाब प्रॉपर ऑफर है और दावत इजाब डिफरेंट चीज है। दावत इजाब जो दे रहा है हम उसे जाकर ऑफर देंगे, अगर वो मान जाता है तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, वो कबूल कुनिंदा कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना दूसरा क्वेश्चन कवर किया, डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स इनवाइटिंग फॉर प्रपोजल एंड प्रपोजल। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसमें केस लॉ भी हैं, फैक्ट्स एंड रूल्स इन केसेस ऑफ मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। डिस्कस द फैक्ट्स एंड रूल्स लेड डाउन इन लीडिंग केसेस। ये लीडिंग केस है, इसमें हमने देखते हैं कि इस केस में जब एक केस आता है अदालत के सामने, ये केस लॉ हम देखेंगे अभी, कि जब अदालत में एक केस आता है तो उसमें देखा जाता है कि क्या असूल डिटरमिन हुए हैं। मैंने आपको जज मेड लॉ का कंसेप्ट दिया था कि किसी भी कानून के मुताबिक फैसला देने में अदालतें उसकी ऐसी तशरीह करती हैं कि उसमें असूल वज़ा हो जाता है और वो बेसिकली उस असूल के मुताबिक ही असूल होता है और उससे हमारे लीगल सिस्टम में आसानी होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के कवानीन के मुताबिक केस लॉ है। सबसे पहले जो केस होता है उसमें सबसे पहली चीज होती है फैक्ट्स। देखिए लॉ बाद में आता है, फैक्ट्स वाकयात क्या हैं, उन वाकयात को देखते हुए हम डिटरमिन करते हैं कि इन पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा। और जब हम देख लेते हैं कि ये लॉ इसके ऊपर अप्लाई होगा तो फिर हम देखते हैं कि इस लॉ के मुताबिक, इन फैक्ट्स के मुताबिक कौन सी जजमेंट इस पर अप्लाई होगी। अब ये जजमेंट हम पढ़कर मुख्तलिफ मामलात जो इसी किस्म के हैं उनमें हम ये पेश कर सकते हैं। इसके हम सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। फैक्ट्स मैंने आपको बताया था कि हवासे खमसा से महसूस होने वाली हर चीज फैक्ट है, बार बार बताता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। अदालत में सबसे पहले फैक्ट्स पेश किए जाते हैं। जो दावा होता है उसमें लॉ नहीं लिखा जाता, दावे में फैक्ट्स लिखे जाते हैं तरतीब वाइज। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स पर अबूर हासिल करेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे गौर से।
का एक नाबालिग बेटा था, उसकी सरपरस्त मोहरी बीबी ही थी। धर्मोदास के हक में उस नाबालिग ने, ये पुराने जमाने की बात है, बहुत बड़ी अमाउंट थी उस वक्त में, 20,000 रुपए कर्ज के एवज रहननामा तहरीर करके दिया। 20,000 रकम बहुत होती थी। बवक्ते मुआहदा मुद्दा अलैह मौजूद ना था। मुद्दई मुद्दा अलैह, मुद्दई वो होता है जो दावा करने वाला होता है, मुद्दा अलैह जो वो होता है कि जो दूसरी पार्टी होती है, कि जो वो भी दावा करता है कि ये चीज मेरी है। मुद्दई कहता है मेरी है, मुद्दा अलैह अपने फैक्ट्स बयान करता है। अगर उसने कबूल करना होता है तो वो कबूल कर लेता है, तो कंसेंट डिग्री जारी हो जाती है। बवक्त मुआहदा मुद्दा अलैह मौजूद ना था, बल्कि सारा मामला उसके मुख्तार ने तय किया था। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, बेसिकली ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर है कि आप अपना कोई इख्तियार किसी को देना चाहते हैं। मुख्तार, इख्तियार से मुख्तार है। क्या आपने किसी को, बिजनेस में ये होता है कि आप उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में दे सकते हैं कि इस केस में ये मेरी जगह पेश होगा, ये मेरी जगह बयान दे सकता है। मुख्तार आम, मुख्तार आम वैसे किसी को देना नहीं चाहिए। मुख्तार आम में उसकी जमीन, हर चीज मुख्तार आम जब देते हैं कि आम हर काम कर सकता है। तो मुख्तार ने तय किया, जो मुद्दा अलैह का सारा कारोबार तिजारत चला रहा था, जो मुद्दा अलैह था धर्मोदास, उसका सारा कारोबार तिजारत चला रहा था, रकम भी उस मुख्तार ने अदा की। नाबालिग की मां मोहरी बीबी ने अपने वकील की मार्फत मुद्दा अलैह को आगाह कर दिया था कि उसका बेटा अभी नाबालिग है और अगर उसे कर्ज दिया गया तो वो जिम्मेदार ना होगी, क्योंकि वो उसकी सरपरस्त थी। बड़ा लीगल पोजीशन ली इसने। बच्चा उसका नाबालिग था, ये कानूनी तौर पर उसकी सरपरस्त थी। तो इसने उसी वक्त जब कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हुआ तो इसने उसी वक्त अपने वकील के जरिए उन्हें नोटिस दे दिया। बल्कि तमाम की तमाम जिम्मेदारी मुद्दा अलैह पर आयद होगी। लेकिन मुद्दा अलैह ने इस पर कोई तवज्जो ना दी, बल्कि मुद्दई नाबालिग से एक तहरीर करवा ली कि वो बालिग। हम भी उम्रें लिखवा देते हैं ना, ज्यादा उम्रें लिखवाई और काम चला लेते हैं बाज़ मामलात में, लेकिन वो गलत होता है। चंद माह बाद मुद्दई ने अपने वालिद की विसातत से मुद्दा अलैह के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। उसने इस्तदा की कि चूंकि वो नाबालिग था, लिहाजा तहरीर शुदा रहन वगैरह बातिल और गैर मौसर हैं। रहन, मॉर्गेज। अदालत ने मुद्दई के हक में फैसला दे दिया, जिसके खिलाफ मुद्दा अलैह ने अपील दायर कर दी। मुद्दा अलैह व अपील कुनिंदा के दलाइल, जो मुद्दा अलैह थे कि अपील में वो क्या कह रहे हैं। मुद्दा अलैह और अपील कुनिंदा के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून मुआहदा सेक्शन 115 के तहत कोई शख्स नाबालिगी का सहारा लेकर किसी साहूकार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साहूकार सूद पे पैसे देने वाले लोग। ये मुआहदा सेक्शन 24 कानून मुआहदे पर भी लागू है। नेज कानून दाद रसीए मुख्त स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और अदालती सवाबदीदी इख्तियारात 151 के तहत होते हैं कि कई हवाले भी दिए गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नाबालिग से होने वाला मुआहदा मनसूख या कालादम हो सकता है, कालादम हो सकता है। मुद्दई और मसूल अलैह के दलाइल,
मुद्दई मसूल अलैह के वकला का मौक़िफ़ यह था कि नाबालिग की तरफ से तहरीर किया गया रहननामा कानून की नजर में बातिल और नाकाबिले निफाज है, बल्कि सिरे से ही गैर कानूनी है। अगर नाबालिग ये ऐलान करते कि वो बालिग है तो ऐसी तहरीर उसकी बुलूगत की दलील ना है। अमर माने तकरीर मुखालिफ स्टॉपर, एक जगह एक मौक़िफ़ इख्तियार करे तो वो दूसरी जगह वो दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता। जो उसने वहां मौक़िफ़ इख्तियार किया होता है वही रहता है। के बारे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चूंकि मुद्दा अलैह जानता था कि मुद्दई नाबालिग है, उसकी मां ने नोटिस दिया था कि उसने उस वक्त उसको बता दिया था कि ये बच्चा नाबालिग है, लिहाजा किसी किस्म के धोखे का सवाल पैदा नहीं होता। इब्तदाई अदालतों और अदालत अपील में मुद्दई के हक में फैसला हो गया है कि अदालत मुद्दा अलैह ने अपील प्रीव्यू काउंसिल को दायर कर दी। प्रीव्यू काउंसिल शुरू में जब अंग्रेज यहां आए थे तो सबसे बड़ी जो अदालत थी वो प्रीव्यू काउंसिल कहलाती थी। प्रीव्यू काउंसिल में अपील व फैसला। प्रीव्यू काउंसिल में क्या फैसला हुआ? प्रीव्यू काउंसिल ने अपील खारिज करते हुए करार दिया कि अदालत मातहत के फैसलों में मुदाखलत का कोई जवाज पैदा नहीं होता। अगर किसी शख्स के सामने झूठ बोला जाए और वो जानता हो कि ये झूठ है, वो फिर भी झूठ का यकीन कर ले तो ये धोखाधड़ी नहीं है, फ्रॉड नहीं है। नेज़ दफा 11 कानून मुआहदा के तहत नाबालिग जब तक वो बुरुए कानून राइजुल वक्त जिसका वो पाबंद है नाबालिग नहीं हो जाता, मुआहदा करने का अहल नहीं है, लिहाजा मुआहदा नाजायज और कालादम है। देखिए, शुरू में मैंने आपको लवाज़मात पढ़ाए थे कि पार्टियों का मेजर होना जरूरी है कि जो मुआहदा करने के अहल हों, जो हकूक व फराइज पूरे करने के अहल हों। अब एक फातरल अकल शख्स है, वो हकूक व फराइज पूरे नहीं कर सकता। मुआहदा क्या है? दो लोगों के दरमियान राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का मजमुआ है। एक पार्टी के राइट्स दूसरी पार्टी के ऑब्लिगेशन है, दूसरी पार्टी के राइट्स पहली पार्टी की ऑब्लिगेशन है। तो फातरल अकल शख्स क्या वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूरी कर सकता है? क्या नाबालिग बच्चा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पूरी कर सकता है? तो अदालत ने नाबालिग होने की वजह से कि ये लवाज़मात में से एक बुनियाद लवाज़मात में से एक लवाज़मात है, ये इस तरह का मुआहदा नहीं कर सकते नाबालिग से आप। तो प्रीव्यू काउंसिल ने फैसला दिया कि ये मुआहदा नाजायज है और इसमें जहां धोखे का अंसर था, वो जो उनकी वादा मोहर बीबी ने उसको उस वक्त अपने वकील के जरिए नोटिस दिया और उसके नॉलेज में ले आई कि ये बच्चा नाबालिग है। अब आखिर में लिखा हुआ असूल कि जब कोई केस ला होता है तो आखिर में असूल के इस सारे मामले में क्या असूल डिटरमिन हुए। मुकदमे का फैसला कानून मुआहदा के इन असूलों को सामने रखकर किया गया कि अगर किसी के सामने झूठ बोला जाए और उसे मालूम हो कि ये झूठ है और फिर भी यकीन कर ले तो ये धोखाधड़ी ना है और ना ही धोखाधड़ी का मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है, कि वो धोखाधड़ी का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता। अलावा एक नाबालिग कानून मुआहदा करने का अहल ही ना है, लिहाजा उससे किया गया मुआहदा कालादम और बातिल है, वॉइड एब इनिशियो है।
उससे किया गया मुआहदा काला धन। तो इसमें दो असूल डिटरमिन हुए कि अगर एक शख्स को यह बता दिया गया था कि यह बच्चा नाबालिग है, तो वो मुआहदा वो धोखाधड़ी नहीं कहलाएगी। और दूसरी चीज कि नाबालिग से किया हुआ मुआहदा जो है वो काला धन करार होगा। अब ये हमारे पास प्रेसिडेंट आ गई। अब इसी तरह जो मिलते जुलते फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड कोई मामला होगा तो हम ये प्रेसिडेंट पेश कर सकते हैं। एक वक्त में हिंदुस्तान में प्रीव्यू काउंसिल बहुत बड़ी अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट ही समझ लें। तो प्रीव्यू काउंसिल का जो फैसला है वो निचली अदालतों पर भी बाइंडिंग, कि उन्होंने ये असूल वज़ा कर दिया, लेकिन ये असूल कानून से वज़ा हुआ कि कानून मुआहदा के लवाज़मात में ये लिखा हुआ है, लॉ मेकर ने कानून बनाया हुआ है कि पार्टियों का मेजर होना जरूरी है। पार्टियां ऐसी होनी चाहिए जो अपने हकूक व फराइज को पूरा कर सके। तो जब भी कोई फैसला होता है तो उसमें कुछ असूल डिटरमिन होते हैं, जैसे कि इस फैसले में दो असूल डिटरमिन हुए कि अगर उसे पहले बता दिया जाए और उसके बावजूद वो मुआहदा करे तो वो धोखा नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि पार्टियों का मेजर होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसमें हमने ये चार टॉपिक कवर किए। एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल के इजाब और कबूल किन सूरतों में रद्द किए जा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि प्रपोजल दूसरा फरीक कबूल करे उससे पहले रिवोक की जा सकती है। एक्सेप्टेंस प्रपोजल करने वाला फरीक के कबूल करने से पहले वापस ली जा सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए कानूनी तौर पे मैं समझता हूं ब्लैकमेलिंग का तहफ्फुज किया गया कि कोई शख्स अपनी पोजीशन का, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर डॉक्टर और पेशेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन वो ले रहा है, उसके अलावा कोई फायदा लेना अगले शख्स को ब्लैकमेल करने के मुतरादिफ है, तो कानून उसको तहफ्फुज दे रहा है। और ये भी कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द टर्म इनवाइटिंग फॉर प्रपोजल एंड प्रपोजल, कि दावत इजाब को बाज़ औक़ात इजाब बना लिया जाता है, तो फिर अदालत में इसकी तशरीह होती है कि दावत इजाब है या इजाब है। दावत इजाब क्या है कि आप दुकान में बैठे हैं, आप कोई चीज आपने रखी हुई है, आप दावत इजाब दे रहे हैं लोगों को कि मुझे ऑफर करो। आप ऑफर नहीं कर रहे, आप लोगों को कह रहे हैं, कस्टमर्स को कह रहे हैं कि मुझे ऑफर करो, और अगर आप उसके साथ मामला तय हो जाता है तो कबूलियत हो जाती है। तो बेसिकली वो कबूल करने वाली पार्टी है, एक्सेप्टेंस वाली पार्टी। चौथे नंबर पर हमने मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, इनका केस ला देखा, और इसमें हमने देखा कि क्या असूल डिटरमिन हुए कि पार्टियों का मेजर होना जरूरी है। अगर पार्टियां मेजर नहीं है तो वो मुआहदा काला दम है। तो इस तरह की जजमेंट जब आ जाती हैं तो इन्हीं का हवाला देकर मजीद फैसले कराए जाते हैं। अब ये जजमेंट जो है ये कानून के मुताबिक है कि कानून में है मेजर शख्स जो है वो मुआहदा कर सकते हैं, तो उस कानून के मुताबिक ये फैसला है, तो ये जजमेंट भी कानून है। इसके पीछे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कानून है।